हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद मानवी बायोवर्स। जहां आज हम डिस्कस करेंगे जो यूकैरियोटिक सेल्स है उनको डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ अपन जो वेरियस टाइप के जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती है। इसमें अपन देखते हैं कि सभी पादप प्राणी तथा कवक में यूकैरियोटिक सेल्स होती है एंड इन सेल्स में झिल्लीमय केंद्रक आवरण युक्त व्यवस्थित केंद्रक मिलता है। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन यानी कि जो कोशिका झिल्ली है वो किस प्रकार की होती है। चलिए देखते हैं। कोशिका झिल्ली मुख्यतः लिपिड व प्रोटीन की बनी होती है। इसमें प्रमुख लिपिड फॉस्फोलिपिड होते हैं। वहीं अगर अपन बात करें कि लिपिड होते हैं वो अंदर की ओर व्यवस्थित होते हैं, जिनका जो ध्रुवीय शिरा होता है वो बाहर की ओर तथा जो जल भीरू शिरा यानी कि जो जल के साथ संयोग नहीं कर सकता वो अंदर की ओर स्थित होता है। फॉस्फोलिपिड झिल्ली में कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है एंड अगर अपन बात करें मानव आरबीसी की झिल्ली की तो उसमें 52% प्रोटीन एंड 40% फॉस्फोलिपिड पाया जाता है। अगर अपन देखते हैं कि जो वेरियस टाइप की जो मॉडल्स है जो सेल मेम्ब्रेन को समझाने के लिए दिए गए थे उनमें अपन जो फेमस जो यूनिवर्स जो मॉडल है वो अपन देखते हैं तरल मोज़ेक मॉडल, जिसमें अपन देखते हैं कि ये देखिए कुछ इस तरीके से सिंगर व निकोलसन ने ये मॉडल दिया था, जिसमें उन्होंने बताया कि जो फॉस्फोलिपिड के समुद्र में प्रोटीन रूपी जो बर्फीले द्वीप है उस तरीके से फॉस्फोलिपिड में प्रोटीन्स होते हैं वो तैरते रहते हैं। चलिए फॉस्फोलिपिड होती है वो कोशिका झिल्ली का महत्वपूर्ण घटक है। यह तरल अवस्था में होता है क्योंकि यह असंतृप्त वशीय अम्ल है। इस तरल में मोज़ेक रूप में प्रोटीन तैरते रहते हैं एवं यह पार्श्वीय गति दर्शाते हैं, लेकिन ऊपर नीचे यानी कि फ्लिप फ्लॉप गति नहीं दर्शाते हैं। झिल्ली है वो तरली प्रकृति की होती है जो कोशिका वृद्धि, अंतरकोशिकीय संयोजन का निर्माण एंड स्त्रवण, कोशिका विभाजन आदि में महत्वपूर्ण है। जीव द्रव्य झिल्ली द्वारा अणुओं का परिवहन होता है एंड यह चयनात्मक पारगम्य होती है। चयनात्मक पारगम्य का मतलब क्या होता है कि ये झिल्ली जो कुछ अणु होते हैं उनको तो मतलब कोशिका के अंदर आने देती है, लेकिन कुछ अणु है जिनको अंदर नहीं आने देती। इस प्रकार ये सेलेक्टिव परमिएबल होती है। तो अब अपन देखते हैं कोशिका झिल्ली का आरेख, जिसमें ये अपन देखेंगे जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है इसको भी इसमें दर्शाया गया है। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं, ये देखिए साइटोप्लाज्म है एंड ये देखिए ये चैनल प्रोटीन्स इसमें पाए जाते हैं, ये ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट इनमें। ये देखिए फॉस्फोलिपिड जो बाइलेयर है उसके अंदर अपन देखते हैं कि जो हाइड्रोफिलिक हेड है ये बाहर की तरफ होता है एंड जो हाइड्रोफोबिक टेल होती है वो अंदर की तरफ होती है। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं, ये देखिए यहाँ से कार्बोहाइड्रेट चेन्स इनमें प्रेजेंट होती है, ये कोलेस्ट्रॉल इनमें प्रेजेंट होता है, साथ ही साथ जो कैरियर प्रोटीन्स होते हैं वो भी इनमें प्रेजेंट रहते हैं। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं, यहाँ पे प्रोटीन दो प्रकार के होंगे, पेरिफेरल प्रोटीन जो बाहर की तरफ प्रेजेंट रहेंगे एंड जो दूसरे है वो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं जो इस मेम्ब्रेन में अंदर की तरफ धसे हुए रहते हैं। अब अपन देखते हैं परिवहन दो प्रकार से हो सकता है, निष्क्रिय परिवहन यानी कि पैसिव ट्रांसपोर्टेशन एंड सक्रिय परिवहन यानी कि एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन निष्क्रिय परिवहन है उसको देखते हैं। उदासीन विलेय उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर साधारण विसरण द्वारा झिल्ली से गुजरते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं निष्क्रिय परिवहन कहते हैं। और इस प्रकार के परिवहन के लिए किसी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। साथ ही साथ अपन देखते हैं कि जो विसरण द्वारा जल के प्रवाह को अपन क्या कहते हैं पराशरण कहते हैं। ध्रुवीय अणु जो अध्रुवीय लिपिड द्विसतह से होकर नहीं जा सकते उन्हें परिवहन के लिए झिल्ली की वाहक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। वहीं अगर अपन बात करें सक्रिय परिवहन, जिसमें अपन देखते हैं कुछ आयन्स या अणुओं का सांद्रता प्रवणता के विपरीत परिवहन होता है, यानी कि निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर परिवहन होता है। और इस प्रकार के परिवहन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है जिसमें एटीपी का उपयोग होता है और ये एक पंप के रूप में कार्य करता है, जैसे सोडियम एंड पोटेशियम पंप। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं सेल वॉल। कवक व पौधों की जीव द्रव्य झिल्ली के बाहर दृढ़ निर्जीव आवरण पाया जाता है, जिसे अपन क्या कहते हैं सेल वॉल कहते हैं।
सेल वॉल विभिन्न सेल्स के मध्य आपसी संपर्क बनाए रखने तथा अवांछनीय वृहद अणुओं के लिए अवरोध का कार्य करती है। वहीं अगर अपन देखें कि जो शैवाल की जो सेल वॉल है वो सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मैनोज व खनिज जैसे कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। एंड अगर अपन प्लांट्स में सेल वॉल की बात करें तो ये सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन व प्रोटीन की बनी होती है। एंड प्राथमिक भित्ति की जो वृद्धि की क्षमता है वो परिपक्वता के साथ कम होती है, वह इसके भीतर की तरफ द्वितीय भित्ति का निर्माण होने लगता है। एंड वही बात करें अपन मध्य पटलिका की जो कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है, कोशिका भित्ति व मध्य पटलिका में जीव द्रव्य तंतु पाए जाते हैं जो आसपास की कोशिका द्रव्य को जोड़ते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं, ये देखिए प्लांट जो सेल वॉल है उसका कलर डायग्राम अपन देख सकते हैं। इसके अंदर अपन को जो प्राइमरी सेल वॉल है एंड जो सेकेंडरी सेल वॉल है एंड जो ये देखिए मिडिल लेमिला है वो अच्छे से शो हो रही है। इसमें अपन को ये रहेगी इनकी प्राइमरी सेल वॉल, ये सेकेंडरी सेल वॉल जो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, S1, S2 एंड S3। ये रहेगा साइटोप्लाज्म एंड ये रहेगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये देखिए जो मध्य पटलिका है वो जो दूसरी जो सेल्स होती है उनके आपस में जो कनेक्टिव है उसका कार्य करती है। वही अपन देखते हैं नेक्स्ट कि जो अंतःझिल्लिका तंत्र, अंतःझिल्लिका तंत्र के अंदर अपन कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स को इंक्लूड करते हैं। अंतःप्रद्रवी जालिका यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी एंड लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स को अपन इंक्लूड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब अपन देखते हैं जो यूकैरियोटिक सेल्स के कोशिका द्रव्य में चपटे व आपस में जुड़े हुए थैली युक्त छोटी नलिका व जालिका तंत्र बिखरा रहता है जिसे अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट, ये देखिए कुछ इस तरीके से अंतःप्रद्रवी जालिका 2 प्रकार की होती है यानी कि खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका एंड चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका जिसे अपन RER एंड SER कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतःप्रद्रवी जालिका जिसकी सतह पर राइबोसोम्स चिपके रहते हैं एंड ये उन सेल्स में पाए जाते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस व जो सेक्रेशन है उसमें सक्रिय भाग लेती है, उनमें इस प्रकार की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाएगी। सेकेंड अपन देखते हैं चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस प्रकार की जो ER है यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उनकी सतह पर राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं एंड ये लिपिड संश्लेषण के मुख्य स्थल होते हैं एंड लिपिड की भांति इनमें स्टेरॉयडल हार्मोन्स चिकनी अंतःद्रवी जालिका में होते हैं। अब अगर अपन इसके डायग्राम की बात करें तो देखिए कुछ इस तरीके से अपन देख सकते हैं, ये 2 प्रकार की होती है यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ से अपन देख सकते हैं, ये देखिए जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये आपको इधर दिखाई दे रही होगी जिसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं एंड ये रहेगी यहाँ पे सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये देखिए इनमें केंद्रक प्रेजेंट रहता है, ये केंद्रिका है एंड ये केंद्रक आवरण है और केंद्रक आवरण के बाहर की तरफ ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स है ये पाई जाती है जिसके अंदर देखिए सिस्टर्नी एंड ये परिवहन नलिकाएं भी इनमें पाई जाएगी। तो कुछ इस प्रकार से जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो 2 प्रकार की पाई जाती है जिसमें जो जिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें अपन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड जिन पे ये राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं उन्हें अपन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं गोल्जी बॉडी यानी कि जो गोल्जी काय है उसको देखते हैं। चलिए कैमिलो गोल्जी ने 1898 में केंद्रक के पास उपस्थित घनी रंजित जालिका संरचना जो तंत्रिका कोशिकाओं में देखी थी उनको इन्होंने गोल्जी बॉडी कहा था एंड ये है चपटी डिस्क के आकार की थैली से मिलकर बनी संरचना होती है जो समानांतर ढेर के रूप में व्यवस्थित रहती है। ये केंद्रक के पास संकेंद्रित व्यवस्थित होती है जिनमें निर्माणकारी जो सतह होती है यानी जो फॉर्मेटिव सरफेस होती है उसे अपन सिस फेस कहते हैं एंड जो मैच्योर फेस होता है उसे अपन ट्रांस फेस कहते हैं। और अगर बात करें अपन इनके कार्य की तो अपन देखते हैं कि ये क्या करती है, जो जितना भी जो द्रव्य होता है उसे पैक करके अंतरकोशिकीय लक्ष्य तक इनका पहुंचाने का कार्य होता है या फिर सेल से बाहर स्त्रवित करती है।
अब अपन देखते हैं कि जो ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम व गोल्जी बॉडी आपस में कनेक्टिव होती है एंड ER पर उपस्थित राइबोसोम्स द्वारा जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है वो गोल्जी काय के ट्रांससीरे से निकलने के पूर्व यहीं पे रूपांतरित होता है, यानी कि उसका ट्रांसफॉर्मेशन यहीं पे होता है। अब अपन देखते हैं कि जो गोल्जी काय है वो ग्लाइकोप्रोटीन व ग्लाइकोलिपिड निर्माण के प्रमुख स्थल होते हैं। बात करें अपन गोल्जी बॉडी के कलर डायग्राम की, तो ये देखिए कुछ इस तरीके से अपन यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए ये इसका सिस फेस रहेगा एंड ये इसका रहेगा मतलब ट्रांस फेस रहेगा। ये देखिए ये इसका मिडिल रीजन है, जो परिपक्वता क्षेत्र है ये रहेगा। अब अपन ये देखिए चपटी थैलियों समान संरचना जिन्हें अपन सिस्टर्नी कहते हैं एंड ये वेसिकल्स है जो इनसे अलग होके फिर लाइसोसोम का निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं, ये देखिए लयन का या फिर लाइसोसोम्स, ये झिल्ली पुटी का संरचना है जो संमिश्रण विधि द्वारा ये जो गोल्जी का है उनसे बनते हैं। इनमें जल अपघटनीय एंजाइम्स पाए जाते हैं जैसे हाइड्रोलेजेज, लाइपेजेज एंड प्रोटीएज एंड कार्बोहाइड्रेजेज। अब अपन देखते हैं कि जो अम्लीय परिस्थितियों में ये एंजाइम्स होते हैं ये सक्रिय होते हैं। साथ ही साथ अपन देखते हैं कि ये जितने भी जो एंजाइम्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल के पाचन में सहायक होते हैं। बात करें अपन लाइसोसोम के डायग्राम की, तो देखिए यहाँ से अपन देख सकते हैं ये रहा लाइसोसोम, जिसमें अपन देख सकते हैं कि वेरियस टाइप के जो देखिए एंजाइम्स यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहे होंगे। प्रोटीएज, लाइपेज, ये एंजाइम्स ये लाइसोसोम की झिल्ली रहेगी जो एकल झिल्ली होती है एंड ये लिपिड बाइलेयर इनमें प्रेजेंट रहती है। ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं इनमें एंड जो जितने भी जो अपघटित होने वाली जो सामग्री है, यानी कि यूं कहेंगे, देखिए ये मटेरियल इस तरीके से यहाँ डॉटेड में आपको दिखाई दे रहा होगा एंड जो इसका जो पीएच है वो 5 रहता है, यानी कि एसिडिक नेचर रहेगा इसका। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनल कौन सा होगा अपना। ये देखिए लाइसोसोम अपन ने देख लिया, अब अपन देखते हैं रसधानी या फिर वैक्यूल्स। कोशिका द्रव्य में एकल झिल्ली से आवृत, यानी कि जो एकल झिल्ली उसे अपन कहते हैं टोनोप्लास्ट से आवृत जो स्थान होता है उसे अपन कहते हैं रसधानी। इनमें पानी, रस या फिर यूं कहे कि जो उत्सर्जी पदार्थ व अन्य उत्पाद हैं वो सेल के लिए जो उपयोगी नहीं है वे पदार्थ एकत्रित रहते हैं। प्लांट्स में सांद्रता प्रवणता के विपरीत विभिन्न आयन टोनोप्लास्ट से होते हुए रसधानी में आते हैं, जिससे इनकी सांद्रता रसधानी में अधिक होती है। वहीं अपन देखते हैं कि जो अमीबा है, अमीबा में पाई जाने वाली जो संकुचनशील रसधानी है वो उत्सर्जन के लिए आवश्यक होती है एंड जो प्रिमिटिव एनिमल्स हैं उनमें जो खाद्य पदार्थों को निकलने के लिए फूड वैक्यूल्स पाई जाएगी। वहीं अपन देखते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया किस प्रकार का ऑर्गेनल है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली युक्त तस्तरी नुमा संरचना है जिनकी संख्या कोशिका की कार्यकी पर निर्भर करती है। अब अपन देखते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया उसे अपन सूत्रकणिका भी कहते हैं। इसकी बाहरी व भीतरी झिल्ली इसकी अवकाशिका को दो स्पष्ट कक्षों, बाह्य कक्ष व भीतरी कक्ष में विभाजित करती है। अब अपन बात करें कि जो भीतरी कक्ष में है वो मैट्रिक्स पाया जाता है एंड जो बाह्य झिल्ली है उसकी बाह्य सतत सीमा बनाती है एंड जो अंतर झिल्ली है वो अंतर्वलन के द्वारा क्रिस्टी का निर्माण करते हैं एंड जो क्रिस्टी है वो इसके जो आंतरिक क्षेत्रफल है उसको बढ़ाते हैं। अब अपन देखते हैं कि यह वायवीय श्वसन से संबंधित होता है तथा इनमें कोशिकीय ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित होती है। इसीलिए अपन माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहते हैं, सेल का जो पावर हाउस है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। वही बात करें अपन की इनमें जो विभाजन है वो विखंडन विधि के द्वारा होता है एंड मैट्रिक्स में एकल वृत्ताकार डीएनए व 70S राइबोसोम भी पाए जाते हैं। अब अपन देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम। चलिए ये देखिए ये माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम रहेगा जिसमें अपन देख सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं ये बाह्य झिल्ली जो सतत आवरण बनाती है एंड ये अंतर झिल्ली रहेगी जो इस तरीके से फोल्डेड होके क्रिस्टी का फॉर्मेशन करती है। अब अपन देखते हैं ये देखिए इनमें 70S राइबोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं एंड ये सर्कुलर डीएनए इनमें पाया जाता है। और अब अपन बात करते हैं कि ये देखिए
यहाँ पे इनमें कुछ इस तरीके से जो वायवीय श्वसन है उसके एंजाइम्स इनमें पाए जाए। ये देखिए यहाँ पे एटीपी सिंथेसिस होता है। एंड अब अपन देखते हैं कि ये जो जितने भी जो वेरियस टाइप के साइकिल्स है वो भी इसमें पाए। जैसे ये देखिए यहाँ पे क्रेब्स चक्र के जो साइट्स है वो भी इसमें प्रेजेंट रहते हैं। चलिए नेक्स्ट अपन अगर बात करते हैं, ये देखिए प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स को हिंदी में अपन कहेंगे लवक। सभी प्लांट सेल्स तथा प्रोटोजोआ जिसमें अपन इंक्लूड करेंगे यूग्लिना को, तो उनमें प्लास्टिड्स पाए जाते हैं। प्लांट्स के जो वेरियस टाइप के जो रंग होते हैं वो इनके प्लास्टिड्स के कारण ही होते हैं, क्योंकि इनमें विभिन्न प्रकार के पिगमेंट्स यानी कि वर्णक पाए जाते हैं। अब अपन देखते हैं कि ये कितने प्रकार के हो सकते हैं। 3 टाइप्स के हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे अपन देखते हैं अच्छे से, ये कुछ इस तरीके से हरित लवक, वर्णी लवक एंड अवर्णी लवक। अब अपन देखते हैं, ये देखिए हरित लवक क्या होते हैं। इनमें परहरित व कैरोटीनोइड वर्णक मिलते हैं जो फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक प्रकाशीय ऊर्जा है उसको संचित रखते हैं। एंड वही बात करें अपन वर्णी लवक की, इनमें क्या पाए जाए वसा विलय कैरोटीनोइड्स वर्णक, कैरोटीन जेंथोफिल मिलते हैं। एंड इनके कारण ही प्लांट्स का जो कलर होता है वो अपन को पीला है, नारंगी है, रेड है वो दिखाई देता है। अगर अपन बात करें अवर्णी लवक की, इनमें क्या होते हैं जितने भी जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो संचित रहते हैं। और ये 3 प्रकार के हो सकते हैं। जैसे ये देखिए अपन यहाँ देखते हैं मंड लवक, तेल लवक एंड प्रोटीन लवक। मंड के रूप में इनमें कार्बोहाइड्रेट संचित रहता है। एंड वही बात करें अपन तेल लवक, इनमें तेल व वसा संचित रहते हैं। एंड जो प्रोटीन लवक है उनमें प्रोटीन संचित रहता है। हरित लवक मीजोफिल में पाया जाता है जो लेंस के आकार गोलाकार अंगक होते हैं। हरित लवक दोहरी झिल्ली युक्त संरचना है। लवक की भीतरी झिल्ली कम पारगम्य होती है। एंड लवक की जो अंतर झिल्ली से घिरे हुए भीतर के स्थान को अपन क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। एंड स्ट्रोमा में क्या पाए जाएंगे, थाइलेकोइड्स पाए जाते हैं। और ये एक के ऊपर एक इस प्रकार सिक्के के ढेर के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। और इस संरचना को अपन क्या कहेंगे, ग्रेना। इसे अपन डायग्राम से अच्छे से क्लियर कर लेंगे। अभी अपन नेक्स्ट अब इसका कलर डायग्राम देखें, उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखते हैं अपन कि थाइलेकोइड की झिल्ली एक रिक्त स्थान को घेरते हैं जिसे अपन क्या कहते हैं, अवकाशिका या फिर लुमेन कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक एंजाइम्स स्ट्रोमा में ही पाए जाते हैं। साथ ही साथ इनमें माइटोकॉन्ड्रिया की तरह इनमें भी जो वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है एंड 70s राइबोसोम्स इनमें प्रेजेंट रहते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे अपन डायग्राम देख सकते हैं। ये देखिए इसमें आपको ये थाइलेकोइड्स दिख रहे होंगे। एंड ये थाइलेकोइड इस तरह से सिक्के के ढेर के रूप में व्यवस्थित होते हैं। इस संरचना को अपन क्या कहते हैं, ग्रेना। एंड ये देखिए यहाँ पे रूबिस्को एंजाइम्स इनमें प्रेजेंट रहता है। साथ ही साथ अपन ये देखिए ये 3 टाइप्स के हो सकते हैं। देखिए एमाइलोप्लास्ट जिनमें स्टार्च कणिकाएं होती है, एल्यूरोप्लास्ट जिनमें ये जो प्रोटीन के क्रिस्टल्स पाए जाते हैं, एंड इलायोप्लास्ट जिसमें ये देखिए वसा की बूंदें होती है ये पाई जाती है। अगर अपन बात करें नेक्स्ट, देखिए ये राइबोसोम्स। जॉर्ज पैलेड ने 1953 में जो सघन कणिका में की संरचनाएं होती है उन्हें राइबोसोम कहा था। एंड ये राइबोसोम राइबो न्यूक्लिक एसिड व प्रोटीन के बने होते हैं। अगर अपन बात करें कि ये झिल्ली रहित होते हैं। एंड यूकैरियोटिक जो राइबोसोम्स है उनमें एटीएस पाए जाते हैं। एंड जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है ये यहाँ पे अपन यूं कहेंगे कि ये राइबोसोम नहीं होगा, यहाँ पे होगा प्रोकैरियोटिक सेल। एंड यहाँ पे भी होगा यूकैरियोटिक सेल होगा। यहाँ पे अपन इस तरीके से देखेंगे कि जो यूकैरियोटिक सेल है उनमें एटीएस एंड जो प्रोकैरियोटिक सेल है उनमें 70s प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। एंड ये दोनों जो 70s और 80s है ये भी 2 उप इकाइयों से बने होते हैं। जिसमें अपन बात करें जो 70s है वो 50s एंड 30s उप इकाइयों से बना होता है। एंड जो 80s होता है वो 60s एंड 40s सब यूनिट से मिलकर बना होता है। बात करें यहाँ पे एस की, तो ये जो एस है वो इनकी स्वेटबर्ग यूनिट होती है। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं, यहाँ पे अपन बात करेंगे साइटोपंजर क्या होता है। देखिए अपन देखते हैं प्रोटीन युक्त जालिका व तंतु जो कोशिका द्रव्य मिलता है उससे अपन क्या कहते हैं, साइटोपंजर कहते हैं। साइटोपंजर के विभिन्न कार्य होते हैं जैसे कि यांत्रिक सहायता,
गति व कोशिका के आकार को बनाए रखना। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं, ये देखिए पक्षमाभ व कशाभिका यानी कि सीलिया एंड फ्लैजिला। सेल मेम्ब्रेन पर मिलने वाली जो रोम सदृश जो अपवर्दियां होती है यानी कि जो आउटग्रोथ्स होती है उन्हें अपन सीलिया एंड फ्लैजिलास कहते हैं। ये दोनों जीव द्रव्य से झिल्ली से घिरे रहते हैं और साथ ही साथ इनके जो कोर होते हैं उसे अक्षसूत्र कहते हैं, जो कई सूक्ष्म नलिकाओं का बना होता है। एंड जो ये जो नलिकाएं होती है ये 9+2 व्यवस्था यानी कि जो अरेंजमेंट है 9+2 अरेंजमेंट है उनको शो करती है। अब अपन देखते हैं कि जो पक्षमाभ होते हैं ये कोशिका को या फिर उसके जो द्रव्य है उसके चारों ओर जो द्रव्य पाया जाता है उसको गति करने में सहायक होती है। एंड जो कशाभिका है वो लंबी संरचना होती है और सीलिया जो होते हैं पूरी बॉडी पे पाए जाते हैं, जो छोटी मतलब ये छोटी संरचना में होते हैं, साइज में छोटे होते हैं। वही जो कशाभिका है यानी जो फ्लैजिला होते हैं वो एक या दो ही होते हैं संख्या में और ये लंबे होते हैं और ये कोशिका की गति में सहायक होते हैं। प्रोकैरियोट्स के जो फ्लैजिला हैं वो यूकैरियोट्स से संरचना में कैसे होते हैं, भिन्न होते हैं। फ्लैजिला व सीलिया जो सेंट्रियोल अपना से सदृश संरचना से बाहर निकलते हैं जिसे अपन बेसल बॉडी कहते हैं। देखिए अब अपन बात करते हैं, ये देखिए फ्लैजिला को अपन देखते हैं, सीलिया एंड फ्लैजिला को अपन देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो सीलिया होते हैं वो कंप्लीट बॉडी पे छोटे छोटे पाए जाते हैं इस तरीके से, ये देखिए। एंड जो फ्लैजिलाज होते हैं ये देखिए इस तरीके से एक लंबी संरचना होती है, एक या दो पाए जाते हैं, लंबी संरचना होती है। चलिए अब अपन अगर इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए इसमें कोशिका झिल्ली पाई जाती है। साथ ही साथ अपन कहें ये देखिए इनकी 9+2 जो अरेंजमेंट होता है वो इसको आपको इसमें ये देखिए इस स्ट्रक्चर में आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। साथ ही साथ अगर मैंने इनमें देखिए ये देखिए यहाँ से आप बेसल प्लेट ये देख सकते हैं और ये देखिए सेंट्रियोल जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसे अपन बेसल प्लेट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं तारककाय या फिर सेंट्रियोल। तारककाय दो बेलनाकार संरचनाओं से बना होता है जिन्हें अपन तारक केंद्र कहते हैं और ये दोनों तारककाय में लंबवत स्थित होते हैं। ये अक्रिस्टलीय परिकेंद्रीय द्रव्य से घिरा होता है। अब अपन देखते हैं कि जो तारक केंद्र होते हैं वो 9 समान दूरी पर स्थित परिधीय ट्यूबुलिन सूत्रों से मिलकर बने होते हैं। प्रत्येक परिधीय सूत्रक एक त्रिक होता है। वही अपन देखिए बात करें जो सीलिया एंड फ्लैजिला उनमें 9+2 अरेंजमेंट पाया जाता है एंड जो अपना सेंट्रियोल यानी कि जो तारककाय है उसमें 9+0 अरेंजमेंट पाया जाता है। तारक केंद्र फ्लैजिला व सीलिया का बेसल बॉडी बनाते हैं और तरकु तंतु जंतु कोशिका विभाजन के समय एपरेटस बनाता है। अगर अपन बात करें यहाँ पे सेंट्रियोल की तो देखिए ये देखिए सेंट्रियोल का डायग्राम आप यहाँ से देख सकते हैं जिसमें ये देखिए 9+2 इनमें अरेंजमेंट पाया जाएगा। ये यहाँ से आप इसमें अच्छे से शो हो रहा है आपको, देखिए वेरियस टाइप की जो ट्यूब्यूल्स हैं वो इनमें पाई जाती है। चलिए आपने डायग्राम अच्छे से देख लिया होगा। नेक्स्ट अपन देखेंगे नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल अगर अपन देखें तो अपना होगा ये देखिए यहाँ से अपन देख सकते हैं केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। वही बात करें अपन क्रोमेटिन की खोज की तो ये किसने की थी, फ्लेमिंग ने। क्रोमेटिन होता क्या है तो अपन देखें जो विस्तृत जो केंद्र की जो प्रोटीन तंतु होते हैं उन्हें अपन क्रोमेटिन कहते हैं। केंद्र की आधात्री में गोलाकार संरचनाएं मिलती है जिन्हें अपन केंद्रिक कहते हैं। साथ ही साथ अपन देखें कि जो केंद्र का जो आवरण होता है वो दो समानांतर झिल्लियों से मिलकर बना होता है जिनके बीच में स्पेस पाया जाता है जिसे अपन क्या कहेंगे, पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं यानी कि परिकेंद्र की अवकाश कहा जाता है उसे। अब अपन कहते हैं कि जो बाहरी झिल्ली होती है वो ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ी रहती है और साथ ही साथ उसमें राइबोसोम्स पाए जाते हैं। केंद्रक आवरण सतत न होकर विच्छिन्न होता है यानी कि बीच बीच में उनमें छिद्र पाए जाते हैं और इन छिद्रों से ही जो RNA व प्रोटीन अणु है वो कोशिका द्रव्य व केंद्रक के मध्य आ जा सकते हैं यानी कि उनमें आवागमन होता रहता है। एक सेल में एक केंद्रक पाया जाता है लेकिन जो कुछ परिपक्व सेल्स होती है उनमें यह अनुपस्थित भी होते हैं। स्तनधारी के RBC और जो सामान्य पौधों की जो चाली नलिकाएं है उनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। अब अपन देखते हैं जो केंद्र की आधात्री में केंद्रिक व क्रोमेटिन मिलता है।
एंड जो केंद्रिका है वो झिल्ली रहित संरचना है और वह सक्रिय राइबोसोम्स आरएनए संश्लेषण हेतु एक्टिव साइट्स अवेलेबल करवाती है। और अगर अपन देखें कि जो सेल सक्रिय रूप से प्रोटीन सिंथेसिस करती है उनमें अनेक केंद्रिक मिलते हैं। अब अपन देखते हैं कि जो अंतरावस्था में अस्पष्ट न्यूक्लियोप्रोटीन तंतुओं की जालिका पाई जाती है जिसे अपन क्या कहते हैं, क्रोमेटिन कहते हैं। वहीं अगर अपन बात करें कि विभाजन के समय केंद्रक के स्थान पे गुणसूत्र ही दिखाई देते हैं और क्रोमेटिन में हिस्टोन व नॉन हिस्टोन प्रोटीन साथ ही साथ आरएनए भी मिलता है। गुणसूत्र सिर्फ विभाजक सेल्स में दिखाई देते हैं और प्रत्येक गुणसूत्र में एक प्राथमिक संकीर्णन मिलता है जिसे अपन क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर कहते हैं। अगर अपन बात करें काइनेटोकोर यानी कि जो काइनेटोकोर क्या होता है, सेंट्रोमियर पे एक डिस्क शेप संरचना पाई जाती है जिसे अपन काइनेटोकोर्स कहते हैं। ये तो बात हुई अपने गुणसूत्र की। अब अपन क्या होता है, गुणसूत्र पे गुणसूत्र बिंदु पाए जाते हैं और उन्हीं गुणसूत्र बिंदु की उपस्थिति के आधार पर गुणसूत्रों को 4 प्रकार में विभाजित किया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं मेटासेंट्रिक, सबमेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक। मेटासेंट्रिक की बात करें तो इसमें जो गुणसूत्र बिंदु होता है वो बिल्कुल मध्य में स्थित होता है और जो भुजाएं होती है उनकी लंबाई बिल्कुल बराबर होती है। अगर अपन नेक्स्ट बात करें सब मेटासेंट्रिक, जिसमें गुणसूत्र बिंदु क्या होगा कि मध्य से हटके थोड़ा सा ऊपर की तरफ होता है, जिससे क्या होता है कि एक भुजा छोटी होती है वह दूसरी भुजा थोड़ी बड़ी होती है। वहीं बात करें अपन एक्रोसेंट्रिक की तो गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र के बिल्कुल किनारे पे स्थित होता है, जिससे क्या होगा एक भुजा बिल्कुल छोटी होगी व एक भुजा बहुत ज्यादा बड़ी होगी। एंड टीलोसेंट्रिक में क्या होता है कि गुणसूत्र बिंदु बिल्कुल गुणसूत्र के शीर्ष पे स्थित होता है। अब अगर अपन इनको डायग्राम से देख सकते हैं, देखिए ये रहा अपना केंद्रक। केंद्रक के स्ट्रक्चर की अपन बात करें तो ये देखिए केंद्रक आवरण उपस्थित होगा इनमें, केंद्रिका प्रेजेंट होगी जो झिल्ली रहित होगी। चलिए ये इसमें केंद्रक द्रव्य प्रेजेंट है, ये देखिए। और जो यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन पाया जाता है, हेट्रोक्रोमेटिन क्या होता है, गहरा अभिरंजित एरिया होता है एंड वहीं जो यूक्रोमेटिन है वो लाइट रंजित होता है। अब अपन देखिए ये यहाँ पे आप गुणसूत्र को अच्छे से देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं, ये देखिए वेरियस टाइप के जो गुणसूत्र, ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं मेटासेंट्रिक जिसमें ये बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होगा एंड ये वी शेप बनाता है। एंड सब मेटासेंट्रिक में क्या होगा कि जो बिल्कुल जो मिडिल सेंटर होता है वहां से थोड़ा सा ऊपर की तरफ गुणसूत्र बिंदु होता है और ये एल शेप बनाता है। चलिए नेक्स्ट अपन अगर एक्रोसेंट्रिक की बात करें तो ये देखिए ये कुछ इस तरीके से बिल्कुल सेंटर पे प्रेजेंट, जैसे एक भुजा तो बहुत ज्यादा बड़ी होगी एंड जो दूसरी भुजा है वो बहुत ज्यादा छोटी हो जाएगी। ये देखिए इस तरीके से दिखाई देगा आपको। एंड ये देखिए टीलोसेंट्रिक जिसमें बिल्कुल जो गुणसूत्र बिंदु होता है वो बिल्कुल शीर्ष पे उपस्थित होता है। एंड इसके अलावा भी अपन देखते हैं जो वेरियस टाइप के गुणसूत्र प्रेजेंट होते हैं, ये देखिए लैंप ब्रुश गुणसूत्र एंड पॉलीटीन गुणसूत्र। ये देखिए आप जिसको यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं, इनमें क्या होता है लेटरल लूप्स प्रेजेंट रहते हैं। ये देखिए इधर आप अगर पॉलीटीन गुणसूत्र में देखेंगे तो ये देखिए इसमें वेरियस बैंड्स प्रेजेंट रहेंगे, क्रोमोसेंटर आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। तो चलिए आज कुछ इस तरीके से अपन ने ये वेरियस टाइप के जो सेल ऑर्गेनेल्स थे उनको अपन ने अच्छे से डिस्कस किया था विद कलर डायग्राम्स। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा और अगर आप मेरी क्लासेस को दोबारा से अगर आप रिवाइज करके देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और वहीं अगर इनके हैंड रिटन नोट्स की आप बात करें तो अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, बायोलॉजी विद मानवी बायोवर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।